हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और बढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर से जुड़ा हुआ पहला क्लास तो अपलोड हो चुका है। ये अपना दूसरा क्लास है, ठीक है। पहला क्लास जहां से हमने खत्म किया था वहीं से हम दूसरे क्लास को शुरू करेंगे। तो अगर आपने देखा है तो आप जानते हैं कि मैंने जो अपना क्लास है वो कहां तक खत्म करा दिया। वो खत्म करा दिया मैंने आपका क्लास 1 मिनट, है ना, यहां तक, ठीक है। यहां तक मैंने खत्म करा दिया। इस टॉपिक तक मैंने अपना क्लास पहला जो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ क्लास था उसमें कंप्लीट करा दिया था। अब हम अपनी इस क्लास को यहां से शुरू करेंगे। तो अब समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जैसा कि हमने देखा कि मौर्यों का तो अंत हो गया, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, वो समाप्त हो गया। उसकी जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे शासकों ने क्या करा, भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा किया, ठीक है। जिसकी वजह से हमें नए राजधर्म के नए सिद्धांत देखने को मिले। जैसे कि आप देखोगे, पहले तमिलकम क्षेत्र है, ठीक है, अर्थात तमिलनाडु, जहां पर चोल शासकों ने शासन किया। फिर है आंध्र प्रदेश, जहां पर चेर शासकों ने शासन किया। फिर कर्नाटक है, यहाँ पर पांड्यों ने शासक किया। मध्य भारत तथा पश्चिमी भारत में सातवाहन और पश्चिमोत्तर भारत में शक शासक, ठीक है। अगर देखोगे तो ये रहा आपका पांड्य, ये रहा चेर, ये रहा चोल, ये रहा सातवाहन और ये रहा शक। इन सभी राजवंशों के शासकों को सरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरदार। तो अब मैंने जैसे कि बताया आपको कि सरदार कहा जाता था, तो हमारे पास सरदारों के बारे में जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है? वो स्रोत है संगम ग्रंथ, ठीक है। संगम साहित्य भी बोलते हैं इसको, संगम ग्रंथ भी बोलते हैं इसको। क्यों कहा जाता है? अब होता क्या है कि भाई उस समय जो भी राजा थे वो कवियों के सम्मेलन बुलाया करते थे। कवियों के सम्मेलन आते थे और उनकी जो कविताएं थी उनको एक ग्रंथ में संकलित कर लिया जाता था। उसी को बोला गया संगम ग्रंथ। फिर सरदार कौन है भाई, ये समझ लेते हैं। सरदार बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसका जो पद है वो वंशानुगत हुआ करता था। सरदार के कार्यों की बात करो तो भाई ये युद्ध का संचालन करता था, विवादों को निपटाना, ठीक है, अनुष्ठान का संचालन, संसाधनों को जुटाना, ये सारे काम कौन करता था? सरदार करता था, ठीक है। अनुष्ठान का मतलब जैसे कोई धार्मिक पूजा पाठ हो रहा है तो उसमें, ठीक है। विवादों को निपटाना, मान लो एक ही कबीले के दो लोग आपस में लड़ गए, ठीक है, और अपनी प्रजा के लिए संसाधन को जुटाने का काम सरदार किया करते थे। आगे चलते हैं। अब चलते हैं, अगला जो टॉपिक है या पॉइंट है वो है 4.2 दैविक राजा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मौर्यों का पतन हो गया। मौर्यों का जैसे ही पतन हुआ उसके बाद जितने भी शासक भारत पे शासन करने आए, स्थापित किया उन्होंने नियंत्रण, वो भारतीय उपमहाद्वीप के मूल के नहीं थे, ठीक है भाई। अपनी इसी विदेशी छवि को दूर करने के लिए, अपनी स्थिति को और ऊंचा करने के लिए अलग अलग शासकों ने अलग अलग उपाय अपनाए। ऐसा हर कोई करेगा, सिंपल सी बात है। जैसे कि हमारे कुषाण शासक हैं और गुप्त शासक हैं, इन्होंने अलग अलग उपायों का इस्तेमाल किया। अब उस उपायों को एक एक कर समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे हैं कुषाण शासक। तो कुषाण शासकों द्वारा इस्तेमाल किए गए उपाय, इन्होंने भाई अभिलेख लिखवाए, अपने बारे में साहित्य लिखवाया, सिक्के जारी करे, जैसे कि देख पा रहे हो मूर्तियां देखो ये स्थापित की, ठीक है। विशालकाय मूर्तियां देवस्थान पर लगाई, देवस्थान मतलब मंदिरों में। तो इतिहासकारों का मानना है कि कुषाण शासक स्वयं को देवतुल्य बताना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देवपुत्र नामक उपाधि ग्रहण की। अपने आप को देवता का पुत्र बता दोगे तो देवता ही हो गए ना आप। और ये जो देवपुत्र है ना, चीनी शासक एक उपाधि इस्तेमाल करते थे, वो थी स्वर्गपुत्र, ठीक है। उससे प्रेरित दिखाई देती है, ठीक, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। उसके बाद गुप्त शासकों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सिक्के वगैरह जारी किए, मूर्तियां वगैरह बनाई, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति लिखवाते थे। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखना, ठीक है, तारीफ करना भर भर के, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ने का मौका, आपने अपने स्रोत में देखना, अपनी किताब में स्रोत है, उस स्रोत को पढ़ना, तो उसमें लिखा होगा प्रयाग प्रशस्ति। तो आपको इसमें दो चीजें बतानी है। पहला, इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखने वाला कौन है, यानी लेखक कौन है, ठीक है। और ये लेखक है तो वो किस शासक के बारे में प्रशंसा कर रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये कौन से स्तंभ पर है? इलाहाबाद स्तंभ पर है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राजा अपने अब आपको कैसा दिखाना चाहते हैं, ये तो हमने समझ लिया। अब जनता सच में क्या सोचती थी राजा के बारे में, इसको समझना जरूरी है, ठीक है भाई। इस विषय में भाई बहुत ही कम साक्ष्य हमारे पास कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, परंतु इतिहासकार फिर भी जातक कथाओं और पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उससे इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं कि राजा के बारे में जनता के मन में क्या था, ठीक है। जैसे एक कहानी है गणतिंदु जातक कहानी, वो जनता के बीच में राजा की छवि के विषय में प्रकाश डालती है। इस गणतिंदु जातक कथा से हमें पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच जो संबंध थे वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण
सकते। जैसे कि प्रजा से पूछा, राजा ने वेश बदल के गया और राजा जो है प्रजा से पूछता है भाई राजा के बारे में बताओ, तो बोलते हैं प्रजा के कुछ लोग कि रात में तो हमें डाकू लूट लेते हैं और दिन में राजा के अधिकारी, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि राजा की छवि उतनी अच्छी नहीं थी। अब है उपज बढ़ाने के तरीके। क्या है बेटे? उपज बढ़ाने के तरीके। तो पहले हल का प्रचलन हो गया भाई वहां पर, फिर सिंचाई के कृत्रिम साधन जैसे नहर बना दी, ठीक है, जलाशय बना दिया, तालाब बना दिया, कुआं बना दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, पानी की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है। फिर धान की रुपाई, है ना, धान की रुपाई करने लग गए। जैसे कि धान के छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो डायरेक्ट लगाना, ठीक है, बीज बोओगे, पानी भर दोगे उसमें आप, तो फिर सिंपल सी बात है बीज सड़ जाएंगे। उसके बाद ग्रामीण समाज में भिन्नताएं, तो जैसे जैसे उपज बढ़ाने के तरीके आए वैसे वैसे समाज में खेती से जुड़े लोगों के बीच भेद बढ़ता जा रहा था। जैसे कि आप बौद्ध कथाओं में देखोगे खेतीहर, है ना, श्रमिकों का उल्लेख मिलता है हमें, छोटे किसानों का, बड़े जमींदारों का उल्लेख और वर्णन मिलता है। अब है उत्तर भारत में भिन्नताएं। जैसे मैंने बताया भिन्नताएं देखने को मिल रही समाज में, तो उत्तर भारत में क्या था और दक्षिण भारत में क्या था। तो उत्तर भारत में हमें भूमिहीन खेतीहर मिलते हैं, किसान, छोटे किसान देखने को मिलते हैं हमें, बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान। उसके अलावा अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो यहाँ पे वेलार, है ना, वेलालर देखने को मिलते हैं जिन्हें बड़े जमींदार कहा जाता है, हलवा, हाँ, और उलवर देखने को मिलते हैं, दास, अड़ीमई देखने को मिलते हैं। मतलब दक्षिण भारत में अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और उत्तर भारत में अलग, पर है दोनों सेम, सिमिलर। उसके बाद है भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण, ठीक है भाई। नए सम्राट का मतलब, सम्राट का मतलब क्या होता है, अमीर व्यक्ति या शक्तिशाली व्यक्ति, किसी के पास पावर हो, ठीक है। अब इसको समझ लो कैसे ना, नए सम्राट वर्ग कैसे आए, इसको मैं समझा रहा हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई एक रूलर है, उसका एक अधिकारी है या कोई भी है, ब्राह्मण है, कोई भी है, उसने क्या करा, उसको एक अधिकारी है मान लो, इसको भूमि दान में दे दी, ठीक है, राजा ने भूमि अनुदान में दे दी। अब उस भूमि पर जो गांव है उस पर सारे अधिकार छोड़ देता राजा, तो ये बीच में आ गया, गांव और राजा के बीच में। पहले राजा का सीधा नियंत्रण था, अब उसके बीच में किसका, कौन आ गया, ये अधिकारी आ गया। अब ये अधिकारी सारे टैक्स वसूलेगा, तो एक तरीके से नया अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। आइए समझ में बात। तो अब ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में हमें बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं जो भूमिदान के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे ज्यादातर भूमिदान धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे या फिर ब्राह्मण वर्ग जो है, जो धार्मिक पुण्य के कामों से जुड़ा हुआ था। ऐसा ही एक भूमि अनुदान प्रभावती गुप्त ने दिया भाई, ठीक है, जो है ना। और ये प्रभावती गुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है, और इनका विवाह वाकाटक परिवार में हुआ, परंतु उनका यह भूमिदान धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों के खिलाफ है, क्योंकि इनके अनुसार, इन दोनों ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को तो संपत्ति का अधिकार ही नहीं है, तो उनके पास कैसे आई संपत्ति। तो भाई ऐसा मानते इतिहासकार, ये एक अपवाद है कि भाई एक महिला होने के नाते भी उसने भूमि अनुदान कर दिया। अब आप सोचोगे यार कोई बंदा अपनी भूमि दान क्यों कर रहा है राजा, तो कुछ तो रीजन होना चाहिए। इसमें पहला तो मैंने बता दिया आपको, धार्मिक पुण्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है भाई, हर कोई करता है दान। दूसरा कारण है कृषि के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक भूमि है, ठीक है, इसका 80% इलाका जंगल है, क्या है बेटे, जंगल। अब मैंने एक व्यक्ति को बोला दी और बोला देख भाई ये भूमि तेरी, इसके जंगल साफ कर, खेती कर, इसमें सिर्फ मेरे को 10% टैक्स दे दियो, बाकी तेरा। तो बंदा खुशी खुशी खेती कर लेगा कि नहीं कर देगा, पूरे जंगल साफ कर देगा कि नहीं कर देगा। तो इससे नए क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिला कि नहीं मिला, आप बोलोगे बिल्कुल मिला। उसके अलावा समर्थन जुटाने के लिए भी राजा भूमिदान दिया करते थे, क्योंकि राजा की उस समय राजनीतिक जो प्रभुत्व कम हो रहा था। देखो मौर्य के बाद जितने भी शासक बने उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने मौर्य हुआ करते थे, ठीक है बेटे। इसलिए जरूरी था कि भाई आप अपने साथ समर्थन जुटाकर रखो। अब मैं किसी को भूमि दान में दूंगा तो वो मेरी तरफ से तो बोलेगा अगर लड़ाई हो जाएगी तो, समझ रहे हो आप। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है शक्ति का आडंबर। दिखावा करता था राजा, क्यों, क्योंकि उसकी शक्ति तो कम हो रही थी, लेकिन वो मेरे पास बहुत संपत्ति है, ले जा तू भी ले जा दान में, है ना, दिखाने के लिए दान कर दी, ठीक। जबकि इतना शक्तिशाली शासक नहीं हुआ करते थे। तो पॉइंट क्लियर हुआ बात। तो बेटे आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास यानी जो थर्ड क्लास है वो हम इस टॉपिक से शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक है ये, नगर एवं व्यापार। आशा करता हूं आपने हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।